अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, मुल्क में सियासी, आइनी और मुआशी बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ इमरान खान की ऑडियो लीक का मामला ज़ेर बहस है, दूसरी जानिब जिस तरह से जुडिशल कमीशन बना है उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे कि इस पर क्या हो सकता है। और 9 मई के वाक़े के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान की पार्टी जो है, कई रहनुमा, कई कारकुन जो है वो इमरान खान की पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करेंगे और इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो उस पर तो कयास राई करना भी बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है एहसानुर रहमान मज़ारी साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू जी। सर, जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि कोई इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की जरूरत ना करे, तो कोई क्या इस तरह से बातें हो रही हैं इमरान खान पर? एक तो पाबंदी लगाने की उनकी जमात पर तो बातें चल रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान किसी केस में नाअहल हो सकते हैं, तो क्या इमरान खान साहब को ऐसा हो सकता है कि वो बाहर उनको भेज दिया जाए या फिर वो खुद जाने की कोई इस तरह से बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। ऐसी कोई बातें नहीं हो रही कि इमरान खान को, नियाज़ी को मुल्क से बाहर भेजा जाए। जो 9 मई का स्याह दिन है, जो हुआ, जो दहशतगर्दी की इनकी जमात ने और जो आपके सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पे इन्होंने हमले किए हैं, इनको यहाँ रह के केसेस का सामना करना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इनको, इनकी जमात को, क्योंकि यही बंदा था, ये इमरान नियाज़ी था जिसने सारा ये इंस्टिगेट किया 9 मई का वाक़या। लेकिन सर, वो ये भी कहते हैं कि अब तो वो उन्होंने, एक तो 9 मई का वाक़या हुआ, 19 मई को जाके उन्होंने मजम्मत की, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात करवाएं, हमारे लोग नहीं है। 10 दिन बाद मैडम उन्हें 10 दिन बाद मजम्मत की है। वाक़या 9 मई को और मजम्मत 19 मई को कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी वो सर ये कह रहे हैं कि इतनी देर नहीं हुई, वो मानने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि मैं मजम्मत करता हूँ और इसी तरीके से जो है वो आगे भी चलना चाहते हैं और वो कह रहे हैं मजम्मत कबूल की जाए। इससे पहले जब उन्होंने कहा कि जब मैं अदालत में था और मुझे इस तरीके से अगवा करके ले जाया गया और वहाँ से मुझे पकड़ा गया तो मुझे तो सारी मालूमात ही नहीं थी कि जो कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी जुमले में अगर ये कहा कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा गया तो फिर ऐसे ही मामलात होंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? जब देखिए जी, आप ये एक उनके ऊपर केस बने, ओपन एंड शट केस है, ठीक, नैब की तरफ से बना, हुकूमत ने कोई केस नहीं बनाया। नैब ने उनके वारंट निकाले गिरफ्तारी के, जब नैब ने निकाले हैं तो क्या कहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन थे वो हरकत में आ गए, कानून अपने हरकत में आ गए उनको गिरफ्तार करने के लिए। पहले हमारे लीडरान ने नैब के केस नहीं भुगते जी, उनको रात को अस्पतालों से अरेस्ट नहीं किया गया। मोहतरमा फरयाल तारपुर साहब को उनकी तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर कहते रहे कि इनकी तबीयत ख़राब है, उनको रात को अस्पताल से अरेस्ट किया गया, चांद रात वाले दिन। मरियम नवाज साहिबा को अरेस्ट नहीं किया गया अपने वालिद के सामने, प्रेसिडेंट जरदारी साहब को अरेस्ट नहीं किया गया। अच्छा, अब सर मुझे आगे ये बताइए, जिनको अरेस्ट किया गया उन्हें तो खामोशी से गिरफ्तारियां दी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर जो बातें हो रही हैं इसमें इवन ऑडियो लीक्स को भी जो है वो अब काफ़ी अहमियत हासिल होने वाली है। इसकी कानूनी तौर पे तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए अब उसके ऊपर एक मतलब आप यूँ समझ लें कि एक जुडिशियल काउंसिल बन जाएगी और उसकी इंक्वायरी भी होगी। अच्छा, अब खान साहब की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर जो है वो हमारे सामने नहीं है कि उन्होंने कुछ किसी को इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी हो कि उन्होंने फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला करना है या खुदा न खास्ता कुछ ऐसा मामलात करने। बाकी जो लोग हैं उनकी पार्टी के, अगर उनके पकड़े गए हैं तो उनके मामलात चलेंगे। फिर एक स्टेटमेंट ये दी गई कि अस्करी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात फ़ौजी और सिविलियन तनसीबात पर हमलों के केसेस इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में चलेंगे, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा। तो सर, जब उनके ऊपर फाइनलाइज कोई चीज़ नहीं होगी तो बाकियों पर चलेंगे, फिर इसका मतलब है खान साहब पर तो कुछ नहीं आएगा उसका ऑन स्लॉट। मैं आपको अर्ज़ कर दूं, इनके अपनी पार्टी के सेनेटर हैं, उनका नाम है जहन वलीद इकबाल साहब मेरे ख्याल से गालिबन। उन्होंने खुद आके टीवी पे कबूल किया है कि जो 9 मई के वाक़या हैं उनमें पीटीआई के कारकुन हैं, मैं उनको पहचानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, जो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ
जो उधर तोड़ फोड़ की गई, उसको जलाओ घिराव किया गया, उनके अपने पार्टी के सेनेटर कह रहे हैं कि हमारे वर्कर हैं, इससे ज्यादा आपको और क्या सबूत चाहिए? नहीं, सबूत पे मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि सर ऐसा कोई, जिस तरह वो मुसलसल ये बात साबित की जा रही है कि ये प्लान्ड था, तो प्लान्ड की इन्वेस्टिगेशन या प्लान्ड की कंफर्म रिपोर्ट आपके पास आई है सर? जनाब आला, इनको बाकायदा चंद महीनों से जमान पाक पे बुला के इनको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इनको समझाया गया है। आप खुद देखें कि जब जैसे उनका अरेस्ट होता है, ये जो निकले दहशतगर्द और इन्हें दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है, इनको पहले से प्री प्लान था, इनको समझाया गया था कि अगर मेरे खिलाफ मैं अरेस्ट हूँ तो आपने इस जगह जाके आपने जलाओ घिलाओ दहशतगर्दी करनी है, और अपने इन्हें वहाँ जाके दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। मुझे बताएं, कराची में पब्लिक बस सर्विस जलाने का क्या ये बातें तो दुरुस्त हैं सर, ये तो सब मानते हैं। कोर कमांडर के ऊपर हुआ, कोर कमांडर हाउस में हुआ, कराची में बाकी मामला हुआ, कोयटा में हुआ, अमलाक जलाई गई, सारे मामला दुरुस्त हैं। मैं सर एक चीज पर पहुंचना चाहता हूं, वो यूं समझ लीजिए कि मैं उसका रिजल्ट तक पहुंचना चाहता हूं कि जिसमें कहा गया कि इजलास में ऑडियो लीक्स का मामला भी ज़ेर बहस लाया गया। अब ऑडियो लीक्स के अंदर क्या ये साबित होगा जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट में, जिस तरह वजीर आजम ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या खान साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट एग्जैक्टली इस तरह की आई है क्योंकि कोई प्लान मामला इस तरह का होगा? वो तो आपको इमरान नियाजी खुद ही बता सकता है, मैं उसके बना पे क्या कह सकता हूँ। लेकिन आपने कल भी देखा, कल भी एक ऑडियो लीक आई है जी, जो यूएस कांग्रेस वुमन से ये बात कर रहे हैं। हाँ जी, कह रहे हैं कि जी मेरी हुकूमत हटाई गई है। पहले तो इल्ज़ाम लगाता है अमेरिकन ने मेरी हुकूमत हटाई है, जो जलसे में साइफर लगा के दिखा रहे थे अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को, जो नौजवानों को ये बेवकूफ़ बना रहा था जी। कल उनकी मिन्नतें कर रहा था खुद। नहीं, वो तो बात क्लियर हो गई, हाथ से लिखा हुआ था उसके अंदर, पाकिस्तान ने सुना है जी। नहीं, वो बात तो क्लियर हो गई, लेकिन सर आप इसको मजीद इन्वेस्टिगेट करवाते, क्योंकि ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, उनका नाम मेरा थोड़ा सा ज़हन से हज़फ होता है, जो ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने ये हाथ से लिखा था। आजम साहब थे, आजम खान, उन्होंने लिखी, हाथ से लिखी तहरीर थी। अब साइफर किसी तरह का मिला या नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड केस था जिसको उन्होंने किया, और उसके बाद से उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट वाला मामला बनाया। पहले कहा कि मुझे उनसे खतरा है, फिर उन्होंने कहा कि मुझे प्रेशराइज किया गया, फिर उन्होंने कहा मेरी हुकूमत ख़त्म की जा रही है। अब वो दोबारा से, अब कल अगर आपने सुना हो मुबैना के अंदर भी एक लफ्ज़ अदनान था और दूसरा सलमान था, उसने कहा कि ज़बरदस्त हो गया ना पापा। सो दैट्स मीन कि वो अब अपनी फैमिली को इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ की लाइजॉनिंग के लिए। आप जनाब मुझे एक बात का, आपने जो बात की, मुझे आप एक बात का जवाब दें। आज तक इमरान नियाजी अपने किसी बात पे खड़ा हुआ है? सुबह कुछ बात करता है, दोपहर को कुछ करता है, शाम को कुछ करता है, रात को कुछ करता है। ये आज तक ये इमरान नियाजी शख्स जो फितना आज तक अपने किसी बात पे खड़ा हुआ है, किसी अल्फाज पे खड़ा हुआ है? अच्छा सर, 9 मई के वाक़े के बाद जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है दहशतगर्दी के दिफात के तहत, और मिलिट्री कोर्ट में भी कहा जा रहा है ट्रायल होंगे, तो क्या इमरान खान साहब उन्होंने कोई इस तरह के सबूत तो नहीं है कि उन्होंने बराह रास्त लोगों को कॉल दी और कहा हो कि तनसीबात को नुकसान पहुँचाएँ और आर्मी के जो इस तरह से अमलाक को नुकसान पहुँचाए, तो क्या इमरान खान साहब पर भी इस तरह उनका भी मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होगा या होने जा रहा है? मैडम देखें, अर्ज़ सुने, ये जो है फितना, इसने सियासत नहीं करनी, इसने अपने वर्करों को खाली दहशतगर्दी, इंतशार, पूरी सोसाइटी का फैब्रिक इसने ऊपर नीचे कर दिया है। इसका मकसद है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ तो हर चीज़ ठीक है, अगर मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी पे नहीं हूँ तो हर चीज़ ख़राब है। बस मुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी चाहिए, लाके मुझे बैठाएं जिस तरह मर्जी लाके बैठाएं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना, अपने अवाम को सियासत से नहीं सिखाई, इसने खाली दहशतगर्दी, जलाओ घिराओ। ये वही शख्स था ना जिसने बिजली के बिल जलाए थे, आपको याद होगा जब हुकूमत में नहीं था। ये वही शख्स था जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था पाकिस्तान टेलीविजन पे जाके अटैक करो, उसकी नशरियात बंद करो, घेराव जलाओ करो। आपको याद नहीं है जी? जी जी। अच्छा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी सर। अच्छा, अब एक, क्योंकि आप जो है वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के अंदर भी हैं सर, मैं एक दो इंपॉर्टेंट सवालात की तरफ भी जाना चाहता हूँ। जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम, यानी ये कह रहे हैं सिराजुल हक साहब
कि मौजूदा हुकूमत तमाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। यानी इसका मतलब वो PDM को भी कह रहे हैं और ख़ास तौर पे नून लीग को कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं, बलूचिस्तान के मामलात हैं, बलूचिस्तान के कोटे हैं, बलूचिस्तान की तालीम का मामला, और ये सारे जो मामलात हैं वो हुकूमती तबका तनख्वाहें और मरात ले रहा है और आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। और इसी तरीके से एक रिपोर्ट के अंदर कहा गया सर कि गाड़ियों की वाजिबुल अदा कर्ज़ों की मिकदार में कमी का सिलसिला मुसलसल 10वीं माह में भी जारी है, और गुज़श्ता बरस जून में 368 अरब रुपए था, जो कि रवां बरस अप्रैल 16 में फीसद में तकरीबन 308 अरब रुपए हो गया। इस तरीके से ये सारा मामलात हैं, और बलूचिस्तान का कोई पुरसाने हार नहीं, बाकी सूबों के अंदर जो है वो 2 के अंदर इलेक्शन नहीं। तो ये सर किस तरह सिचुएशन देख रहे हैं कि ये किस तरीके से PSDP फंड जो होगा, जो 1000 अरब रुपए का बनना है, और अब वो कम होके 700 पे रह गया, और इतला मिल रही है मजीद इससे भी कम होगा, बजट कैसे मैनेज करेंगे सर? देखिए जी, जैसे आपने बजट के से मुताबिक सवाल पूछा है, उसका बेहतर तो आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट टू बी ऑनेस्ट, उसका बेहतर लेकिन मैंने इससे पहले से बलूचिस्तान का पूछा, बताइएगा कि कोऑर्डिनेशन के बारे में। मैं 1-to-1 आ रहा हूँ जी उससे बजट के मुताबिक तो आपको बेहतर जो है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्ट्री बेहतर जवाब दे सकेंगे। मैं आपको क्यों ऐसी गलत फिगर्स बता दूं, मुझे उसका कोई इल्म ही नहीं, आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट। राइट सर। बलूचिस्तान जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हुकूमत की टॉप प्रायोरिटी है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की टॉप प्रायोरिटी है कि बलूचिस्तान जो है हमारा महरूम सूबा है, उसके जितने भी खदशात हैं उनको दूर किया जाए, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि बजट में हुकूमत की तरफ से कोशिश होगी कि बलूचिस्तान के अवाम के खदशात को दूर किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दिए जाएँ। जहाँ आपने पूछा बलूचिस्तान की तालीम के हवाले से, दैट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, वो आपको 18 नवंबर उनके ऑनरेबल जो होंगे एजुकेशन मिनिस्टर बलूचिस्तान के, वो आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट इन माई डोमेन। जो मेरे डोमेन में मैं उसका आपको जवाब देने का हाजिर बैठा हूँ जी। नहीं सर, आप अपने डोमेन में बताएं कि आप कैसे देखते हैं सर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन को? जी हमारे पास देखिए जी, इसकी कमेटी होती है, उसका मैं चेयर करता हूँ जी। अगर किसी सूबे का कोई होता है, मामला होता है फेडरल के साथ, तो वो हमें भेजते हैं समरी के तौर पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भेजती है। एंड अगर बिलफर्ज बलूचिस्तान का अगर कोई इशू है विद सिंध सूबा, वो हमें भेजेंगे, देन वी विल मूव दैट टू द सिंध। हम उसके जो हैं चीफ सेक्रेटरी को और उनको भेजेंगे कि जी उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो एक कमेटी है, उसको मैं चेक करता हूं। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ पे आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसका कोई अब इस्तेहकाक नहीं रह गया, और 90 दिन की आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद किसी भी तौर पे, शऊरी तौर पे, आइनी तौर पे मैक्सिमम 20 दिन भी ले सकते थे, लेकिन अब इनका कोई इस्तेहकाक नहीं रह गया। आपको इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात पूरे सूबों से नहीं मिल रहे, क्योंकि जहाँ पे ना मईशत की तरसील है, ना बाकी मामलात हो रहे हैं, ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर रही है सही तरीके से, ना महंगाई को कंट्रोल करने वाला है, ना कोई नीचे के दर्जे के ऊपर जो है वो इसको कोई कंट्रोल कर पा रहा है मार्केट को। इस तरह की जी मुझे किसी प्रोविंस से वो नहीं है, क्योंकि जी पहले मैं अर्ज़ कर रहा था, आपने वो मेरी बात काट दी। एक होता था CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, दैट वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ IPC, लेकिन वो अभी अलग से अलग डिवीजन बन गया, हमारी मिनिस्ट्री के अंडर वो नहीं आता जी। अच्छा। इस तरह के मैटर्स होते हैं वो CCI में उठाए जाते हैं, हमारे उसमें पहले था, लेकिन अभी वो अलग हो गया जी, IPC के अंडर नहीं आता। लेकिन गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है जी, हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि हम जितना महंगाई को कम करें, और ये भी हमारी कोशिश है, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की कोशिश है कि हम इस बार बेहतरीन से बेहतरीन बजट प्रोवाइड करें, ताकि गरीब आवाम को सहूलत मिले, उनको घर बैठे 2 वक्त की रोटी सुकून से मिले। आपकी क्योंकि सर आपकी मिनिस्ट्री क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, जब इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की बात करती है तो मैं इसमें देखता हूँ कि GB के अंदर से मजबूत किस्म की आवाज़ आ रही है कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। आज़ाद कश्मीर के साथ भी उनके फंड्स के अंदर मैटर है, KPK के साथ भी प्रॉब्लम आ रहा है, पंजाब के साथ भी प्रॉब्लम आ रहा है, बलूचिस्तान का तो अभी मैंने भरपूर तरीके से आपके सामने केस रख दिया, और जो सिंध है वो उसके अंदर से अब रिपोर्ट आए ना आए, लेकिन हालात आपके सामने हैं। तो अगर क्या देखते हैं इसका फौरी तौर पे हल आपके सामने, अगर एक लाइन के अंदर मैं पूछूं तो मईशत तो बुरी हाल है, ये मैं एज बीन इकोनॉमिस्ट आपको बता रहा हूं कि बुरा हाल हो गया, आपका GDP रहेगा 0.5 तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक। क्या लगता है कि कैसे आप फंड्स जारी करेंगे?
देखिए जी, आपने जैसे अर्ज़ किया कि जी हमारे जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो दे नॉट शोइंग पॉजिटिव। हमारी देखिए जी, अब जब गवर्नमेंट आई थी, जब हम गवर्नमेंट में आए थे, पीडीएम में गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त जो वो आईएमएफ के साथ मुआहदे इमरान नियाज़ी ने किए थे, उन्हें फिलफुल नहीं किए। वो अभी हम करने जा रहे हैं फिलफुल। उसकी वजह से आईएमएफ जब इन्हें वादे अपने पूरे नहीं किए, अभी इस मौजूदा हुकूमत वो वादे पूरे करिए आईएमएफ के साथ, तो इसकी वजह से आपके थोड़े इंशाल्लाह हमारे जब मुआहदे हो जाएंगे, आप इसमें पॉजिटिव देखेंगे। नाज़रीन, फेडरल मिनिस्टर एहसानुर रहमान मज़ारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, एहसानुर रहमान मज़ारी साहब फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके अलावा अजहर सदीक माहिर कानून ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अजहर सदीक साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि ये जिस तरह से जो तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया 9 मई का जो वाक़या हुआ, उसके बाद जिस तरह से ट्रायल किया जा रहा मिलिट्री कोर्ट में, आपको नहीं लगता कि सिविल अदालतों को कमज़ोर करने के ये मुतरादिफ है? बहुत शुक्रिया। 9 मई के साने की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन इनके असल चेहरे तो अभी आ नहीं सके सामने। ये खाली हुकूमत पंजाब बी टीम, निगरान हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट की बी टीम जो है वो क्या इंसाफ वहाँ फराम करेगी? वो तो उनका एजेंडा लेकर चल रही है। इसका बड़ा आसान हल है। आज एक काम करें, आप सिंपल सी बात, आप सिंपल सा एक काम कर लें, और काम बड़ा सीधा सा है। आप एक जुडिशल कमीशन बना दें। जुडिशल कमीशन इस सारे काम की एक इंक्वायरी करे, एक इन्वेस्टिगेशन करे, और सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जैसे अभी उन्होंने कमीशन बनाया। अच्छा सदीक साहब, अभी तक कोई कमीशन बनाया नहीं गया इसके लिए? नहीं, यही तो मैं परेशानी की बात है। अभी तक बनाया ना सर, जैबी कमीशन बना दो दिया जजेस की टेप के हवाले से, एक इस तरह का एक कमीशन बना देना। नहीं, उन्होंने ये कहा है ना सर कि वो एक जो फौजी मामला तो तनसीबात के जितने मैटर हैं वो सारे के सारे फौजी अदालतों में होंगे, बाकी जो हैं वो दहशतगर्दी की अदालत में होंगे। ये बात तय नहीं होगी सर? नहीं, मैं और बात अभी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पहले वहां पर पहुंचने से पहले कोई एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है इस कॉन्टेक्स्ट में हो जाए ना, बाकायदा एक कमीशन बन जाए, वो देख ले कि वहां तक लोग कैसे पहुंच गए, लोग रास्ते में रोका क्यों नहीं। अभी तक तो किसी पुलिस उस्मान डार साहब भी कह चुके हैं तहरीक इंसाफ का लबादा ओढ़कर इंतशार फैलाने वालों की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। डर किस बात का है? मुझे ये बताएं, जजेस के बारे में कमीशन बना लिया, हालांकि वो इख्तियार नहीं है, तो इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा सर, क्यों है ऑफ क्यों? वजह समझिएगा ना। अपना पेशावर में क्या हुआ? पेशावर में नूली वाले निकले, जहाँ भी पता लगेगा कि इंस्टिगेट करने वाले लोग ये हुए, फिर लोगों को इस्ताल दिलाने वाले लोग ये हुए। अजहर सदीक साहब, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि एहसानुर रहमान मज़ारी साहब हैं, उन्होंने अभी बताया था कि आपने जो खान साहब ने मजम्मत भी की तो वो 10 दिन बाद की, और उससे पहले जब वो वहां पर अदालत में मौजूद थे उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था इससे पहले मैटर का, और अगर इससे दोबारा इन्होंने किसी ने मुझे इस तरह गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा बुरे हालात आएंगे। तो और मुबैना ऑडियो वीडियो लीक्स के अंदर भी काफी सारे मामला आ रहे हैं सर। आप बातें कर रहे हैं सियासी, ये सियासी बातें हैं ना, इनको क्या पता, इनको क्या अंदाजा कि आम आदमी के साथ क्या हो रहा है जी। यानी इनको तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जितनी ये लोग गिरफ्तारियां कर रहे हैं, उस गिरफ्तारियों के मामले को उठा कर देते ना। गिरफ्तारियां क्या हो रही हैं? गिरफ्तारियां सारी क्या हो रही हैं? अच्छा अजहर सदीक साहब, मैं ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, वो एहसानुर रहमान मज़ारी साहब आप ये फरमाइएगा कि ये जो बात खत्म कर दूं, जी बात खत्म कर दूं, आप का जवाब ले लीजिएगा ना। यहाँ सहाफी उठा लिए, कैमरामैन उठा लिए, उनके घर में जाकर तशद्दुद किया आपने, आपके खानदान के अफराद उठा लिए, ये क्या होता है? ये क्या मजाक है? वही बैठकर आप जियो फेंसिंग में लोग हल्के वो लोग उठाए जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने कसूर किया। जहां तक बात है मिलिट्री कोर्ट में चलने की बात, वो चल नहीं सकता ना तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, ना डरने की। अब जो आप लेकर जाएंगे, देखिएगा चैलेंज होगा अदालतों के अंदर। वो आप चाहे राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस में आप लॉ में चलें, आपने दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज कर दिए, जाएं कोर्टों में लेकर। जी सदीक साहब, आप मेरे साथ रहिए, यही सवाल मैं आपकी तरफ एहसानुर रहमान मज़ारी साहब आपके पास लेकर आता हूँ। सर आप बताइए सर, ये जो सारे के सारे जो उनके एतराज़ात हैं, वो कह रहे हैं कि कोई चीज क्लियर नहीं है, मुबैना ऑडियो है और बाकी मामलात आपके पास क्लियर नहीं है, जियो फेंसिंग हो सकती है, और अभी तक जेआईटी नहीं बनाई गई। जेआईटी क्यों लेट हो रही है सर? देखें जी, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था जी सर कि इनके अपने पार्टी के सेनेटर ने आके मीडिया पे कहा है ये सारे पीटीआई के वर्कर्स हैं।
जब वो खुद एक चीज़ को मान रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी कबूल कर रही है कि हमारे वर्कर्स हैं, और जो जितने भी आपके कैमरास पे आपने खुद देखा है, जो रिकॉर्ड किया गया है, जो मीडिया पे चल रहा है, लोगों को कह रहे हैं इनके कराची के जो एमएनए फहीम खान अब्दुल्ला लोगों को उधर कराची में लोगों को कह रहे हैं शाहराह फैसल पे आप घेराव जराव करो, दहशतगर्दी करो। इससे ज्यादा और आपके सामने क्या आपको सबूत चाहिए? अच्छा, यही वाली बात मैं ले चलता हूं सर। अजीज सदीक साहब, ये जो बता रहे हैं ये सेनेटर वलीद इकबाल का रेफरेंस दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसद्दका तौर पे उन्होंने कहा कि जितने भी लोग थे कुछ तो पार्टी छोड़ गए, और बाकी लोगों का कह रहे हैं कि ये वो फेस थे और ये प्लान चीजें थी, ये सारी की सारी, और तनसीबात और इन सारे मामलात और कोर कमांडर हाउस जाना भी ये प्लान था इनके मुताबिक। देखिए, मैं ये बात कर रही हूँ, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, अदालतें बंद कर देते हैं ना, छोड़े ना, इन्हीं की ख्वाहिशात नहीं सर, ये फेडरल मिनिस्टर हैं एहसानुर रहमान मजारी साहब। मैं बता रहा हूँ ना, वो फेडरल मिनिस्टर को इतना पता नहीं है कि अदालतें इस काम के लिए हैं। ये मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा यहाँ बैठे। आप बेनजीर भुट्टो साहब जब शहीद हुई थी 3 दिन क्या हाल हुआ था यहाँ इस मुल्क में, ये जो 9 मई का साथ जो इन्होंने अपना जो सानिया किया था मॉडल टाउन के साथ, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। समझाइए। मैं जो बात कह रहा हूँ कि इसके पीछे मुहर्रकात तो देखे ना। इमरान खान तो पकड़ा हुआ था, वो तो गिरफ्तार था, और वो उसको बगैर वारंट की गिरफ्तारी की, और उसके पीछे ये सारा वाकया हुआ। तो नजर आना चाहिए ना कि इसके पीछे कोई ना कोई कंस्पिरेसी तो हो सकती है। उसकी तहकीक में क्या अर्ज है? आप तो कर रहे हैं पोस्ट इवेंट, वाकया होने के बाद। मैं कह रहा हूँ प्री इवेंट, कि पहला ये वाकया किसने इंस्टिगेट किया, वो यकीनन मैं कब कह रहा हूँ, वो तो पार्टी के वर्क जी उनको जो थी। लेकिन ये है इस बुनियाद तो ना कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया है, इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट है। 1000 दफा सोचना चाहिए कि एक सियासी जमात के जिसके इस अरूज के ऊपर है। अच्छा अजहर सिद्दीकी साहब, एक और बात भी बताइए, बाकी सारे मामला भी मैं लेता रहूंगा, साथ साथ ये भी बताइए कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरा बहुत पुराना सवाल था कि सारे मामलात करके जो जिस तरह आप सबसे बड़े एक्टिविस्ट थे इस मैटर में, आपको याद होगा, और मेरी आपकी काफी डिस्कशंस होती रही हैं इस मैटर पे। नैब सर उस मामले में भी कमजोर रहता था, पहले भी कोई केस नहीं फाइनल कर सका। खान साहब के दौर में भी जितने उन्होंने केसेस बनाए वो भी उनके ऊपर क्लियर नहीं हो रहा। आपने रिसेंट टाइम में देखा, आज चीमा साहब भी क्लियर हो गए, आशियाना हाउसिंग सोसाइटी भी क्लियर हो गई, और उसके अंदर जो आपके मैटर के अंदर जो भी नैब के केसेस बनाए थे सारे कमजोर केसेस क्लियर हो गए अदालतों तक पहुंचने से पहले ही। और ये साबिक मुशीर जो शहजाद अकबर साहब हैं, उनके ऊपर फौजदारी मुकदमे की बात हो रही है, और ये आपको क्या लगता है कि उनको वापस आकर उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए सर? देखिए, जहां तक बात है किसी के ऊपर इल्जाम है तो वो फेस करने चाहिए, वो तो मैं 100% बात करता हूँ। लेकिन जहां तक बात है ना, नैब के केसेस ऐसे कहाँ से क्लियर हो गए? अभी आपने आशियाना का केस नहीं देखा, नैब तो इनकी आ चुकी है, नैब को तो 6 महीनों ने लगा दिया, नैब में तरमीम इन्होंने कर दी। इन्होंने तो आपको पता है जवाब फाइल करके कहा कि केस ही नहीं बनता। यदि वही नैब तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा तो अभी रिसेंटली इमरान खान साहब को पहुंचा है ना। कोई इमरान खान को फायदा नहीं हुआ, रिमांड था जो बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ। इन अरबों रुपए के केसेस इन्होंने वापस लिए, इन्होंने आज तरमीम खत्म कर दें। आप छोड़े ना इस बात को। अच्छा, अगर इमरान खान को हुआ है या इनको हुआ है, आज नैब तरमीम खत्म करें, देख लेते हैं किसको ज्यादा फायदा हुआ। इसमें पैसी परेशानी की क्या बात है? अच्छा सर सिद्दीक साहब, प्राइवेसी एक्ट तो इस मुल्क में मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई है भी, और या उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। अब ये जो ऑडियो लीक्स के हवाले से कमीशन बन रहा है, जुडिशल कमीशन, इसमें काजी साहब को उन्होंने सरबराह उसका बनाया है, और चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने राय भी नहीं ली। तो हुकूमत के पास इख्तियारात हैं कि इस तरह से कोई कमीशन बनाए? ये इस बात का सबूत है कि ये ना सिर्फ नालायक लोग हैं, ना इन्हें आइन आता है, ना कानून आता है। जजेस के बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी हो या इन्वेस्टिगेशन करनी हो, सिर्फ एक इदारा है, उसको कहा जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। उसके अलावा कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो बातें की जा रही हैं हवा में की जा रही हैं। अगर आपको करना है, आप रेफरेंस फाइल कर चुकी हैं, इनमें से कई लोग रेफरेंस फाइल कर चुके हैं, और जिस कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाया गया है उसका इख्तियार ही नहीं है। फिर तीसरी बात है कि जस्टिस काजी आमिर फारूक के जो हुकूमती एजेंडे को सपोर्ट करते हैं, आप ऐसे जजेस अपनी मर्जी के डाल लें, क्यों डाल लें भी आप? ये अदलियत की आज़ादी का मसला है, मैं तो समझता हूँ।
जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस आमिर फारूक, बाकी सारे जजेस। अच्छा सर, ये मैं दोबारा वापस मेरा बैक टू स्क्वायर वन होना है सवाल एहसानुर रहमान मजारी साहब के पास, मैं नैब के मामले पे दोबारा बाद में जाऊंगा। आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ सर, ये पीपीसी के मामले में ये 420 पर 468 पे, 471 पे, 385 के 396 के ऊपर, 389 पर, 500 और 506 के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। सर ये जो सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं इनका जवाब कौन देगा? शहजाद अकबर तो भाग गया, जैसे वो शहबाज गिल भाग गया। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं जी? नहीं, ये सर मैं अजहर सदीक साहब से सवाल जवाब लेके फिर मैं आपकी तरफ आता हूं कि आपकी तरफ से कितना मजबूत हाथ डाला जाएगा शहजाद अकबर पे। पहले मैं अजहर सदीक साहब से ले लूं टेक। अच्छा मैं देखिए, मेरी बात सुनिए, बात बड़ी सीधी सी है सर, बड़ा सिंपल सा वे आउट है। अब तो चीजें सारी सामने आ गई। ख्वाजा आसिफ ने मान लिया कि जनाब नवाज शरीफ को जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा, और कई चीजें सामने आ चुकी हैं अब कि नजर आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, अपना खेला जा रहा है। अब बड़ी सीधी सी बात है भाई, इन्होंने क्या किया था, नवाज शरीफ को यह सजा हो गई थी ना, नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए बाहर भेजा, वो पता लग गया जिस एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा वो बाहर बैठा हुआ है, यानी एक मुजरम, तो सजाएं हुई हैं। तो शहजाद अकबर को इन्होंने कुछ आने दिया, इन्हें रोका था किसी ने? अभी भी आज पर्चे दर्ज करें, आप इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, आप पकड़े उनको। ठीक हो गया। अच्छा, आप यही मेरे साथ ही रहिए कि सर एहसानुर रहमान मजारी साहब आप बताएं सर, नैब के मैटर में सर सारे का सारा फायदा तो सर आपने ले लिया सिर्फ, और अभी तक जो नाराज हैं यानी मुफ्ता इस्माइल साहब नाराज हैं और खाकान अब्बासी साहब हैं, बाकी के सारों के नैब केसेस तो क्लियर करवा लिया। यहाँ तक कि आशियाना स्कीम जो है जो बिल्कुल ठीक नहीं बनी थी और उसके अंदर केस में ऐसे क्लैरिटी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वजीर आजम भी क्लियर हो गया, हाशिमा साहब भी क्लियर हो गया। आप क्या कहेंगे सर? उन पे कुछ साबित तो नहीं हुआ जी? नहीं, साबित नहीं हुआ, अभी नैब ने कहा होती, उन पे साबित तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तो साबित तो सर खान साहब का भी नहीं हो रहा। और जो मेरे जो भाई हैं अजहर साहब, ये नहीं मान रहे, जो हमने तरमीम की है पार्लियामेंट के अंदर नैब के कानून के अंदर, सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचा? इमरान खान साहब को पहुंचा उसका। सर आपने तो 14 दिन दे दिए थे, वो तो एक दिन भी नहीं रहे क्योंकि साबित ही कुछ नहीं हुआ। किसके ऊपर साबित नहीं हुआ? यानी इमरान खान साहब के पास उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे माजरत भी की कि आपको गलत तरीके से पकड़ा गया और कोई चीज़ आप पर साबित भी नहीं हुई, और इवन जो है वो आप लोगों ने इनका आइन भी नहीं माना, यानी आइन पाकिस्तान को नहीं माना, 90 दिन में इलेक्शन नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना, 2 दफा के जो कानून को नहीं माना, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल साहब को डायरेक्ट मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि फौरी तौर पर इस्तीफा दो। ये तौहीन अदालत नहीं सर? आप जब मुजरिम को बुला के कहेंगे गुड टू सी यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देन? अजहर सदीक साहब आप बताइए, ये गुड टू सी यू क्यों कहा गया सर? इत्तेहाद कमजोर है, ये चैलेंज कबूल कर लें। 7 अप्रैल 2022 जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, शहबाज शरीफ मुजरिम थे वहां उस वक्त, जब वजीर आज़म बन गए, केस डाल रहे थे उनके ऊपर, उनको 2 मिनट तारीफ की गई थी उस वक्त उनकी, उस वक्त। अच्छा, ये आज हाँ क्लियर कर दें अजहर सदीक साहब, मैंने सुना है कि बहुत तारीफें की गई, यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब की भी तारीफ की गई, गुड टू सी यू और भी कई मौकों पे कहा गया। वो हमेशा कहते हैं, यानी गुड टू सी से जितनी परेशानी लोगों को हो गई, वो डरते क्यों? वो बात करो आईन और कानून की। मजारी साहब क्या मैटर बना ये सर, गुड टू सी यू इतना ज्यादा मुश्किल? मैं इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट केस लेने लगा हूं। गुड टू सी सर, आपके तीर क्यों हो गया जिगर के अंदर सर? ये इतना बुरा क्यों लगा सर? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी सर, आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि पूरे जलसे इसके ऊपर हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना बड़ा जलसा किया गया, फिर दीवारें भी गेट फैलांगे गए, सिर्फ इस बात के बर के जो है वो बायस हो गई है सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने गुड टू सी यू क्यों कह दिया, और हर तकरीर के अंदर बार बार दोहराया, एहसन इकबाल साहब ने दोहराया, तमाम मिनिस्टर्स ने दोहराया, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स ने दोहराया कि गुड टू सी यू क्यों कह दिया। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट क्यों बन गया सर? तो जनाब अगली बार जो भी जितने मुजरिम हैं उन सबको कहा जाए गुड टू सी यू, और उनको कहा जाए जब जाने लगे उनको कहे विश यू बेस्ट ऑफ लक, और हर मुजरिम के लिए फिर एस क्लास मर्सिडीज गाड़ी भेजनी चाहिए। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। माहिर कानून अजहर सदीक हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर एहसानुर रहमान मजारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फेडरल मिनिस्टर एहसानुर रहमान मजारी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून अजहर सदीक भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसानुर रहमान, अब ये इत्तेहादी जमातों की जानिब से अक्सर गिला रहता है कि आउट ऑफ वे स्पोर्ट किया
मिल रहा है इमरान खान साहब को अदालत की जानिब से। इसी हवाले से डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे और आप भी बात कर रहे थे जब ब्रेक से पहले, इसी को कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैंने अर्ज कर दी जैसे जी कि मैंने जो पहले आपको ब्रेक जाने से पहले अर्ज किया था, तो इस तरह तो फिर हर मुजरिम के लिए फिर सॉफ्ट कॉर्नर होने चाहिए जी, फिर हर एक को इस तरह कहना चाहिए। और जाते वक्त विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा चलिए मैं यहाँ से लेता हूँ सर, अब मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब के पास से दोबारा से पुलिस गाड़ी ना भेजें। सर अजहर सिद्दीक साहब, मजारी साहब हमारे साथ हैं, मैं एक प्रियम्बल बनाना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं सर, नैब क्या रह गई है? नैब के पर काट दिए गए, नैब के पास कोई ताकत नहीं रह गई, और नैब जो है, आपको नहीं लगता सर वो खान साहब भी उनको और तरह से इस्तेमाल कर रहे थे और बाद में जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने भी उसी तरह इस्तेमाल किया? ये तो विक्टिमाइजेशन नहीं है सर, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल बन गया नैब। इमरान खान साहब ना तो चेयरमैन जो है ना नैब इमरान खान ने लगाया था, चेयरमैन नैब का ही लोगों ने लगाया था। तो जितने भी सिक्योरिटी के केसेस इनके अपने दौर में चेयरमैन नैब ने बनाई थी और नैब के पास मुख्तार रहा था। और अगर इमरान खान के कंट्रोल में होता तो उस वक्त अलीम खान, सिप्टैन और बाकी लोगों, यासर हमायूं, इन लोगों के खिलाफ केसेस बनते। अगर ये नैब इमरान के कंट्रोल में होता, और सजाएं हुई हैं आपके सामने, नवाज शरीफ को 2 केसों में सजाएं हुई हैं, बाकी तकरीबन सजाओं के आखिरी स्टेज के ऊपर थे जब आके इन्होंने तरमीम करके नैब के कानून का सत्यानाश कर दिया। और जितना जुल्म इन्होंने इस कौम के साथ किया है आप सोच नहीं सकते। यहाँ तो करप्शन रहा ही कुछ नहीं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इतने अरसे में, ये 1 साल में, तो एक साल में एंटी करप्शन नहीं कर सकती है, यानी नैब जो है वो इतना कंट्रोवर्शियल जब बन गया है, तो अगर हम एंटी करप्शन को देंगे तो क्या वो भी इसी तरीके से इस्तेमाल होगा? नहीं, जरा समझिएगा सर, मैं आपको कन्विक्शन रेट दे देता हूँ। नैब का कन्विक्शन रेट 78% 80% है। ओके। पुलिस का कन्विक्शन रेट 8 से 10% है। एंटी करप्शन का कन्विक्शन रेट 8 से 10% है। FIA का भी इतना है। तो यहाँ तो जब नैब एक ऐसा इदारा था कि जिसका कन्विक्शन रेट अब तुम आपका डरे हुए है ना, आज मैं चैलेंज करता हूँ, लाए वो आपसे डरते क्यों हैं? अच्छा सिद्दीक साहब, आपसे मैंने बहुत ही आम बात करनी है, एक सवाल मजारी साहब से करने लगा हूँ ताकि फिर मुझे सब्जेक्ट मिल जाए। अच्छा सर, मजारी साहब ये बताइए कि अब तकरीबन 74 जो है वो इस्तीफे मंजूर वो आए, अब उनके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, क्योंकि आपके ऊपर PDM पे कहा जा रहा है आप ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, ना लाहौर हाई कोर्ट का मानते हैं, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मानते हैं। तो चुनाचे डी नोटिफिकेशन के बाद ये जितने भी मेंबरान हैं ये डायरेक्ट असेंबली में जो है वो वापस अपनी सीटों पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते? जी ये टोटल प्रोगेटिव है ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली का। सर मेरा इसके ऊपर पॉइंट यह है कि स्पीकर साहब के पास दोबारा क्यों जाएंगे सर? इस्तीफे उन्होंने खुद दिए थे, हमने तो नहीं मांगे थे इनसे इस्तीफे। इसमें इस तरह कोई वो नहीं है कानून के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बार इस्तीफा दें फिर कहेंगे हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमें वापस नेशनल असेंबली में माना जाए। सर अदालत ने कलअदम करार दे दिया ना, जब कलअदम हो गया तो इसका मतलब है आपको प्रोसीजरल एलिमेंट दोबारा से डेवलप करने की जरूरत है नहीं। अजहर सिद्दीक साहब से राय अदालत ने यह कहा है कि स्पीकर साहब इस मैटर को देखें जी, और ये पेश हो दोबारा स्पीकर साहब के सामने। नहीं करते अजहर साहब, अगर स्पीकर साहब इस्तीफे जो है वो अपने वही उसी फैसले पर रहते हैं तो स्पीकर की उस रूलिंग को चैलेंज किया जा सकता है फिर? अच्छा पहले तो मैं बता दूं, मसला बड़ा है, हमारी यादाश्त बड़ी कमजोर है जी। आप लोगों की तारीफ मैं आप लोगों के लिए बताता चलूं जी। इसमें जब इस्तीफे दिए सियासी तौर पर तो इस्तीफे मंजूर कर लिए थे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने। स्पीकर ने आके सेटिसाइड किए, उन्होंने कहा जी मैं नहीं मानता, उन्होंने कहा मैं सबको बुलाऊंगा। अच्छा सबको नोटिस जारी कर दिए, चंद लोगों को बुलाया, बाकी को तो बुलाया ही नहीं। और जब आप बुलाया नहीं, आप इस्तीफे कैसे ले सकते हैं? रूल्स के तहत और आइन के तहत। सुप्रीम हाई कोर्ट में यही तो किया कि भाई आपने जाके बुला के जब खुद ही कहा है तो वो सेटिसाइड हो चुका हुआ है, वो भी नोटिफिकेशन सेटिसाइड हो गया, अपना डी-सीट करने का भी सेटिसाइड हो गया। अब वो मेंबर है इस वक्त नेशनल असेंबली के, उनके इस्तीफों पे फैसला करना है, 2 दफा बुलाएंगे, बुलाकर फैसला करेंगे। जब एक बंदा वॉलंटरी अपना रिटर्न कर रहा है, वापस ले रहा है, फिर मैंने नहीं इस्तीफा दिया, बात खत्म होगी। अब प्रोसीजर क्या होगा सर? अब स्पीकर साहब की ये कंप्लीट होल सोल उन्हीं की भी जुरिस्डिक्शन है, यानी उन्हीं का रूल चलेगा कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, या वो दोबारा से जो है वो रीइंस्टेट हो जाएंगे? देखिए जब बात एक आदमी कहता है कि मैंने वॉलंटरी नहीं दिया तो स्पीकर तो पाबंद है, स्पीकर को तो मानना पड़ेगा कि नहीं वॉलंटरी मैंने नहीं दिया। और कई ऐसे स्पीकर, कई इस्तीफे ऐसे हैं जो हाथ से नहीं लिखे हुए, जो टाइप है, वो भी नहीं माने जाते। पॉइंट टेकन सर। मजारी साहब आप क्या कहते हैं सर? अब ये लोग जो हैं वो वापस आएंगे, क्या मामला बनेगा? और ये भी मुझे खबर है कि ये जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो पहले ही तय हो गए हैं, तो उनको डी-सीट उनको दोबारा से वापस सीटों पर आने में क्या एतराज है सर?
किसको वापस सीटों पे आने किसको सर जितने इस्तराज है? लोगों का नोटिफिकेशन जो है वो कलादम हुआ है, आप दोबारा से, जैसे आप स्पीकर कह रहे हैं, स्पीकर साहब आप उनको आने देंगे या नहीं आने देंगे सर? तो रिजाइन तो उन्होंने खुद किया था, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया, हमने तो उनको मशवरा नहीं दिया। आप बहुत शुक्रिया रिजाइन करें। माहिर कानून अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। फेडरल मिनिस्टर एहसानुर रहमान मजारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जिस तरह से इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, अब देखते हैं कि कौमी असम्बली का स्ट्रक्चर तब्दील होता है या नहीं, क्योंकि PTI जो है वो तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती है। इसी के साथ ही मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।